राष्ट्री जी से और प्रदीप राय जी से कि आप श्रीमती सुनीता दुग्गल जी का पेंटिंग देकर स्वागत करें। श्रीमती सुनीता दुग्गल जी जो कि सांसद हैं, पेंटिंग देकर स्वागत करें। श्रीमती राष्ट्री जी और प्रदीप राय जी। हमारे बीच में श्री रामदास अठावले जी, राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी योगेश सिंह जी से और प्रदीप राय जी से कि आप पेंटिंग देकर स्वागत करें। श्री के मखीजा जी और जय गोयल, आप निदेशक हैं AIIMS। हमारे अगले सम्मानित अवार्डी हैं डॉक्टर कर्मराज सिंह। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड पीडियाट्रिक्स हैं और साथ में डिसएबिलिटी करेक्शन एक्सपर्ट भी हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड पैल्सेटिबुलर ट्रॉमा के क्षेत्र में आपने अपना अहम योगदान दिया है। आपको अपने इस कार्य के लिए स्वदेश अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। हमारे अगले सम्मानित अवार्डी हैं श्री रियाज मीर। आप भारतीय कश्मीर एक्सपोर्ट से जुड़े हैं। आप शॉल और कालीन जैसे कश्मीर हस्तशिल्प के प्रचार के लिए जाने जाते हैं। आपने दुनिया भर में कश्मीर हस्तशिल्प उद्योग को एक अलग पहचान दिलाई है। आपने 1980 में इंडिया कश्मीर एक्सपोर्ट संस्था की स्थापना की और इनकी कंपनी खाड़ी देशों के साथ व्यापार बढ़ाकर देश को गौरवान्वित कर रही है। हमारे अगले सम्मानित अवार्डी हैं प्रोफेसर OP कालरा। आप SG यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर कार्यरत हैं। आप डायरेक्टर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं। साथ ही 40 वर्षों से चिकित्सीय शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारे अगले सम्मानित अवार्डी हैं श्री R प्रेम कुमार। आप BLM हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन पद पर कार्यरत हैं। आपको समाज के विभिन्न क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए स्वदेश अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। 2022 के तहत ये पुरस्कार वितरण समारोह चल रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है और उसमें ये महान विभूतियां आज हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे अगले सम्मानित अवार्डी हैं श्री महावीर प्रसाद मान सिंह का उद्योगपति व लोकोपकारक। श्री महावीर प्रसाद मान सिंह का लोकोपकारक व दान के पर्याय है। उन्हें खाद्य तेल उद्योग में अग्रणी माना जाता है। हमारे अगले सम्मानित अवार्डी हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। आप एक जाने माने लेखक, थिएटर आर्टिस्ट और स्कॉलर हैं। मौजूदा समय में आप इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट के सचिव के तौर पर भी काम कर रहे हैं।
और हमारे बीच आ चुके हैं केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी एपीएन न्यूज की एडिटर इन चीफ राजश्री जी से कि वो माननीय मंत्री जी को पेंटिंग और पुस्तकें भेंट करें। इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं एपीएन न्यूज की एडिटर इन चीफ राजश्री जी से मैं स्वागत भाषण के लिए कहूंगी कि वो आए और स्वागत भाषण दें। बहुत बहुत स्वागत मंच पर आसीन इस वक्त माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी, एक ऐसे मंत्री जो कहते नहीं हैं करते हैं, और साथ ही प्रदीप राय जी, आप सबों का स्वागत करते हुए अपने तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनका भी स्वागत, दर्शक नहीं हिस्सेदार इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के। कुछ उत्सव ऐसे होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, कुछ उत्सव ऐसे होते हैं जो ख़त्म ही नहीं होते। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो एक तरह से ऐसा उत्सव है जो हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत का उत्सव है, एक ऐसा उत्सव जो उम्मीदों का है, एक ऐसा उत्सव जो हमारी पुरानी तमाम वो यादों को भुलाकर एक नई इबारत लिखने की कोशिश के लिए मनाया जा रहा है। और इसी बात के साथ मैं जानती हूँ कि सुबह से इंतज़ार है कि नितिन गडकरी जी आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वो सड़क कौन सी है जो हमें अपने सफलता की ओर उस मंजिल तक लेके जाएगी जिसकी कल्पना हमने की है। उसी सड़क की तस्वीर नितिन जी जरूर दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले मैं प्रदीप राय जी से आग्रह करूंगी कि वो उस बात को जरूर रखें जिस दर्द को वो हर दिन अदालत में देखते रहते हैं और जिसकी वजह से जो फाउंडेशन है, इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन और बालाजी फाउंडेशन, लगातार लोगों की मदद के लिए सतत प्रयासरत है। उस बात को, उस दर्द को भी नितिन जी के सामने रखना चाहिए, क्योंकि एक सड़क उस गरीब तक भी जानी चाहिए जो उसे न्याय दिलाए, जो उसे संवैधानिक अधिकार दिलाए। जहाँ पर नितिन जी हों वहाँ पर कोई और दूसरी बात किसी को शायद सुननी अच्छी लगती भी नहीं होगी। आदरणीय नितिन जी, राजश्री जी और साथ में बैठे हमारे ये सम्मानित अतिथिगण, जब भी कभी बात आती है इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की या बालाजी फाउंडेशन की, तो हम लोगों ने जब ये फाउंडेशन बनाया था पहली बार, तो मैं उस समय लॉ फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा था और हम लोगों की इच्छा थी कि कम से कम जो गरीब लोग हैं, जिन तक ये न्याय पहुंच नहीं सकता या जिनके लिए पहुंचना बहुत मुश्किल है, उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। और हम लोगों ने जब लॉ खत्म किया, उसके साथ साथ जो हमारे साथ के पास आउट लड़के थे, आसपास के जानने वाले लोग थे, उनको जोड़ के, क्योंकि मैं भी पहले जर्नलिस्ट ही था, तो मैंने जब स्विच ओवर किया तो हमारे पास उस समय करीब 322 लड़कों की टीम बन गई, जिनकी टीम के साथ हम लोगों ने इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन शुरू किया। हमारा काम था कि हम उस समय एडीआर, तब भी कॉन्सेप्ट होता नहीं था, नालसा बना नहीं था, हम लोग का ये था कि कम से कम जहाँ पर भी लीगल सर्विसेज की ज़रूरत हो, जहाँ पर फ्री लीगल एड चाहिए, वो हम दे सकें। और कारण एक और भी था, फर्स्ट जनरेशन हम लोग लॉयर थे, फर्स्ट जनरेशन में सिटी में आया था, गांव के स्कूल से पढ़ के आया था, जहाँ पर 9वीं तक की पढ़ाई हम लोगों ने की, वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठ के हम लोग पढ़ते थे, जो कई लोग के लिए कल्पना होगी, लेकिन वैसे ही स्कूलों से हम लोगों ने पढ़ाई की। और 9वीं के बाद जब शहर में आए, फर्स्ट जनरेशन शहर के अंदर, तो मुझे ये लगा कि आखिर इनके लिए क्या करें। लॉ करने के बाद इंटर्नशिप नहीं मिलती है, आप कहीं जाएं कोई आपको इंटर्नशिप देने को तैयार नहीं होता, और अगर इंटर्नशिप किसी ने दे भी दिया, जूनियरशिप दे भी दी, तो उस जमाने में एक तो पहला क्वालिफिकेशन ये है कि आपने लॉ कर लिया तो आपका कुछ नहीं होगा, फिर आपकी शादी अगर तय वो भी कट जाएगी। और दूसरी चीज होती थी कि अगर आपने लॉ करने के बाद अगर आप कोर्ट रोज जाते हैं तो सारे मोहल्ले वाले, जानने वाले आपको ये मान के चलते कि इसके पास खाने पीने को भी शायद नहीं होगा। एक जो गरिमा थी हमारे लॉयर्स की एक जमाने में, और जो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, बाकी जिनका योगदान रहा, सब तरह की चीजें, वो धीरे धीरे किन्हीं कारणों से
वो गिरते गिरते इस जगह पे आ गई कि लोगों ने सोचा कि ये तो वकील का मतलब है कि सब कुछ गड़बड़ी है, दोबारा से वो गरिमा हासिल हो रही है। मैं आदरणीय जस्टिस वेंकट चलैया साहब का शुक्रगुजार हूं, जिनकी वजह से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनी, जिन्होंने नींव रखी कि कैसे हम लोगों को मीडिएशन, एडीआर ये सब भी किया जाना चाहिए। और आज इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टेलीविजन के भी माध्यम से जगह जगह से कॉल्स लेता है, लोगों की मदद करता है। जहां किसी की समस्या आ गई और उस समस्या को हम लोगों को सुनवाई में आ गई तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका समाधान कुछ ना कुछ निकल जाए। ग्रीवांस सेल बना रखा है। कई ऐसे मामले भी होते हैं जो हम रेफर कर देते हैं नालसा को, कई मामले ऐसे जिनको हम सालसा को, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को रेफर कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो एक ईमानदार कोशिश है, मैं तो कहता हूं कि जो यंग इंटर्न्स हैं उनके अंदर जो ताकत होती है उससे बहुत सारे काम हो जाते हैं। हमारे स्कोरा के सुप्रीम कोर्ट ओआर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनोज मिश्रा जी बैठे हैं, अमरिंदर सिंह बैठे हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार के, ये सब लोग उसमें लगते हैं। अतुल गुप्ता जी जैसे लोग मदद करते हैं, कारपोरेट्स के लोग भी मदद करते हैं। सबको लोग जब मिल के कोई काम करें तो उसका समाधान अच्छा निकल जाता है। राष्ट्रीय जी के किसी कार्यक्रम में मैं जानबूझ के चैनल से दूर रहने की कोशिश करता हूं, मगर फाउंडेशन से दूरी नहीं हो सकती। और फाउंडेशन चूंकि हम लोगों ने शुरू किया है तो वहां पर हमें आना पड़ता है और उन कार्यक्रमों में हम लोग अच्छी भागीदारी रखते हैं। लेकिन हमारी भागीदारी केवल एक दिन की होती है। जहां तक गडकरी जी का सवाल है, मैं इस फाउंडेशन और बाकी मदद की बातें बाद में होंगी, लेकिन गडकरी जी का जहां तक सवाल है, मैं गडकरी जी से कई बार पहले मिला और जितनी बार आप इनसे मिलते हैं हर बार इनका एक नया स्वरूप देखने को मिलता है। ये जो इनके दिल में है वही इनके जुबान पे है। ये कोई लाग लपेट नहीं रखते, कोई बात छिपाते नहीं, और अगर इन्हें किसी को कोई बुरी बात बोलनी भी हो तो हंसते हंसते ये बोल जाते हैं, मगर दिल में उसको रखते नहीं। हमारा इनका प्यार ईश्वर करें कि दिन ब दिन बढ़ता रहे, अच्छा रहे, और ये भी जो कर रहे हैं देश के लिए वो भी उसी तरह से दिन ब दिन आगे करते रहें और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहें। गडकरी जी के मंत्रालय में जो अपोजिशन के लोग हैं उनको भी कोई प्रोजेक्ट चाहिए अगर, तो बेहिचक सोचते गडकरी जी का मंत्रालय, काम तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो पहुंच जाते हैं। और गडकरी जी की हर उस बात पे, मैं आपको बताऊं, जब ये पार्टी के अध्यक्ष थे, बीजेपी ऑफिस के अंदर जब ये पार्टी अध्यक्ष बन के आए, उस समय पार्टी का ऑफिस बहुत कोई अच्छा देखने में नहीं लगता था और ना लोगों को भी ना ऊर्जा मिलती थी उससे। इन्होंने 2 साल के अंदर अंदर उस पार्टी ऑफिस को इतना खूबसूरत कर दिया, लोगों से मिलने का सिस्टम इतना बढ़िया कर लिया, लोगों से तालमेल कैसे रखें, कैसे कार्यकर्ताओं से बात करें, इन्होंने इस तरह से संभाला कि पार्टी में एक नई जान आ गई। आज पार्टी जहां पर है उसके लिए नितिन जी के उस योगदान को नहीं भूला जा सकता। लेकिन मैं किसी पार्टी की वजह से नहीं, ऐसे राजनेताओं की जरूरत है जो किसी दल की बात नहीं हो, लेकिन आपको जो मंत्रालय मिला है, आपको जो विभाग मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है, उसको आप कितनी बखूबी करते हैं। अगर आप उसको ठीक से नहीं करते हैं तो आप कितने भी बड़े नेता हों, आपको उस पद को संभालने की योग्यता अगर नहीं है तो आप देश का नुकसान कर रहे हैं। गडकरी जी जैसे लोगों से आप जिस भूमिका में हैं, ये जरूर हमारे समाज का और देश का भला होता है। गडकरी जी के और आप लोगों के बीच में मेरा आना ज़्यादा देर तक उचित नहीं है। मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं और एक गुजारिश करता हूं कि गडकरी जी का जोरदार स्वागत करिए। उनको लगना चाहिए कि मैं कोई किसी अच्छी जगह आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी भारत सरकार में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्री हैं। आपका भारतीय राजनीति की दुनिया में एक प्रमुख नाम है। साथ साथ आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। आपको सड़क, एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर के निर्माण में काम करने के कारण फ्लाईओवर मैन के रूप में भी जाना जाता है। आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने के लिए तारीफ की जाती है। आप 1995 में महाराष्ट्र सरकार के लोक निर्माण मंत्री बनाए गए और 4 साल तक मंत्री पद पर रहे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे आपके शानदार काम की एक झलक है। आप देश के पहले बायोडीजल पंप के भी अग्रणी माने जाते हैं। अब मैं माननीय मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी जी से
नव भारत में पथ की भूमिका या नए भारत के मार्ग पर अपना विजन प्रस्तुत करने के लिए उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। माननीय प्रदीप जी, राजेश्री जी, उपस्थित सभी महानुभाव, विशेष रूप से जिनको आज अवार्ड मिला है उनको मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। मुझे विशेष रूप से जिस विषय पर मैंने अपने विचार रखने चाहिए ऐसा कहा गया है वो काफी लंबा विषय है, बड़ा विषय है, पर उसमें कम समय में अपनी महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। ये बात भी सच है कि एक ही इसमें सभी विषय आना भी मुश्किल है। विशेष रूप से हमारा देश जो है एक शहरी और ग्रामीण इस विभाग में बटा हुआ है, अर्बन इंडिया, रूरल, एग्रीकल्चर इंडिया। मैं आपको याद होगा एक शेतकरी संगठन में शरद जोशी थे, वो रूरल इंडिया को भारत कहते थे और शहरी इंडिया को इंडिया कहते थे और दोनों की तुलना करते थे। इन दोनों की तुलना में अर्थशास्त्र के दृष्टि से अगर इसके बारे में अध्ययन किया तो हमारे देश में टोटल हमारे जीडीपी ग्रोथ में केवल 11 से 12% ग्रोथ जो आती है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आती है। 22 से 24% जो आती है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है और 52 से 56% जो आती है वो सर्विस सेक्टर से आती है। हमारे देश में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, लघु उद्योग है, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स में काम करने वाले, खादी ग्रामोद्योग, छोटे छोटे काम करने वाले जो लोग हैं उनसे हमारे जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूशन होता है और हमारा टोटल एक्सपोर्ट जो है 40% इसी क्षेत्र से आता है। और अभी तक इस क्षेत्र ने 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं। और जब मैं इस विभाग का मंत्री था, एमएसएमई का, तो हमने तय किया था कि हम और 5 करोड़ नए जॉब क्रिएट करेंगे और 40% जो एक्सपोर्ट है उसको 50% पे लेके जाएंगे और जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन में एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन 30% है उसको 40% करेंगे। विशेष रूप से हमारी स्वदेशी विचारधारा जो है, जिसके आधार पर हम राष्ट्र के निर्माण का विचार करते हैं, वो 3 बिंदुओं की तरफ विशेष रूप से उसके ऊपर खड़ी है। पहला जो है वो इथिक्स है, जिसका उल्लेख अभी राजेश्री जी ने अपने भाषण में किया था कि हमारी संस्कृति, इतिहास, विरासत, हमारा योग विज्ञान, हमारा आयुर्वेद, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति और स्पिरिचुअल फिलॉसफी, ये हमारी भारत की संस्कृति की और इतिहास की बहुत बड़ी देन है और विश्व में इसको बहुत बड़ी मान्यता है। और इसलिए हमारी शिक्षा पद्धति जो है उसमें एक तरफ ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान के साथ इन सब बातों को जोड़कर भविष्य का देश हमें खड़ा करना होगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो एक तरफ इतिहास, संस्कृति, विरासत, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, प्रभु रामचंद्र, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, सब प्रकार की विरासतें मिली है। ये काफी लंबी है, सबका नाम नहीं ले पाया हूं क्योंकि भारत में जो जो बसे वो इतिहास बहुत प्रेरणादायी रहा है। पर इसके साथ साथ ज्ञान, विज्ञान और तंत्र विज्ञान की जोड़ इसलिए देनी पड़ेगी कि विश्व में अगर नंबर 1 पर हमें पहुंचना है तो विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको भी उसके साथ जोड़ना होगा।
इथिक्स ये हमारे भारतीयों के मन में है, स्वभाव में है, शरीर में है, आत्मा में है, मन में है, और इसलिए इसके बारे में कोई ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। पर इथिक्स के बाद जो दूसरा पिलर इंपॉर्टेंट है वो है हमारी इकोनॉमी। और इकोनॉमी जो है, हम जिसका विकास, हमारा देश का विकास इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, और हम विश्व की नंबर 1 की इकोनॉमी, सुपर इकोनॉमिक पावर बनना चाहते हैं। और इसलिए हमारी इकोनॉमी का जब विचार करते हैं तो साधारणतः हमारे देश में हमारी रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल ये जो इकोनॉमी है, ये जल, जमीन, जंगल और जानवर इसके ऊपर आधारित है। और मैं वैज्ञानिक दृष्टि से ये कह सकता हूँ कि इसी विचार का उपयोग करके इसको कैसे विकसित किया जाए, इसके बारे में एक अलग विचार से अध्ययन किया जा सकता है। हमारे देश में करीब 122-124 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। यहाँ दलित, पीड़ित, शोषित समाज के लोग वहाँ बड़े प्रमाण पर आर्थिक दृष्टि से एक प्रकार से जूझ रहे हैं। और इसका कारण ये है कि स्वाधीनता के बाद अर्बनाइजेशन की प्रोसेस बहुत तेजी से बढ़ी और रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, जल, जमीन, जंगल, जानवर जहाँ होते उस इकोनॉमी को हमने एक प्रकार से निगलेक्ट किया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ा माइग्रेशन शहरों के तरफ आया और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, पुणे, ये बड़े बड़े शहरों में पॉपुलेशन का सेंट्रलाइजेशन हुआ, जिसकी नई समस्याएं खड़ी हुई। जो आए हुए लोग आए वो खुशी से नहीं आए, वो मजबूरी से आए, क्योंकि गांव, गरीब, मजदूर और किसान में उनको जब रोजगार नहीं मिला, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं मिली, और इसके कारण वो आए। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने उसमें कहा था कि समाज का जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और निरंतर उनकी भगवान के रूप में सेवा करें। और जिस दिन इस समुदाय को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये उनका सामाजिक आर्थिक चिंतन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक हम जिस विचारधारा के आधार पर काम कर रहे हैं, उसके 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। राष्ट्रवाद, सर्वोपरि हमारी मातृभूमि, हमारा देश सबसे पहले है, और राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास यही हमारा मिशन है। तो राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी विचार ये हमारा एक प्रकार से आत्मा है। और राष्ट्र को अगर समृद्ध और संपन्न करना है, सुपर इकोनॉमिक पावर करनी है, तो बहुत जरूरी है कि सुशासन और विकास, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट ये हमारा उद्दिष्ट है। और इसी के द्वारा हमें जो उद्दिष्ट हमको हासिल करना है, वो उद्दिष्ट है अंत्योदय, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन है, उसके साथ हमारी कटिबद्धता है। और हमारा संविधान भी यही कहता है कि जब एक तरफ हम लोकतंत्र की बात करते हैं, हम लोकतंत्र की मदरलैंड है, दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र हम है, और एक प्रकार से लोकतंत्र का आज 130-140 करोड़ लोग इस लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। और हमारा देश, हमारा संविधान जो है 4 बातों पर खड़ा है। एक जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारी जुडिशरी, हमारी न्याय व्यवस्था। दूसरी हमारी विंग जो महत्वपूर्ण है वो हमारी मीडिया, और तीसरी हमारी विंग है हमारी लेजिस्लेटिव विंग, हमारे विधायक, सांसदगण, और चौथी है हमारी एग्जीक्यूटिव विंग, हमारी कार्यपालिका। और इस 4 स्तंभों पर लोकतंत्र खड़ा है। और स्वाभाविक रूप से जबकि मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो तुलना करना आवश्यक है, इसलिए कहता हूं कि 1947 में हमें स्वाधीनता मिलने के बाद देश में 3 बातों की, विचारों की बहुत चर्चाएं थी। एक पहला विचार जो था वो साम्यवाद का था, दूसरा समाजवाद का था। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, चाहे लेफ्टिस्ट हो, चाहे राइटिस्ट हो, चाहे रशिया से या चाहे चाइना से प्रेरित हो,
उनका वर्ग विग्रह पर विश्वास था और दुनिया के शोषित पीड़ित लोग एक हो, मजदूर एक हो, इस भावना पर उन्होंने अपनी विचारधारा को विकसित किया। पर आज हमें ध्यान में आया कि कम्युनिस्ट विचारधारा अपने ही धरती पर परास्त हुई है। आज चाइना में केवल लाल झंडा बाकी रहा है, बाकी कम्युनिस्ट विचारधारा का कोई दिखता नहीं है। रशिया में भी वही हालत है और इसका मतलब यह है कि कम्युनिस्ट विचारधारा भविष्य में लोगों की आशा, अपेक्षा और आकांक्षा का जो स्वरूप था उसके अनुरूप नहीं उतरी है। जो समाजवादी मूवमेंट हमारे देश में आई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी बहुत बड़े विद्वान थे और विशेष रूप से अनेक जगह पर प्रजा समाजवादी, संयुक्त समाजवादी, ये भी लोगों ने बहुत बड़ी विचारधारा थी, पर उसके अनुभव के बाद धीरे धीरे वो भी समाप्ति की कगार पर है। और एक स्वतंत्र पार्टी थी जिन्होंने अमेरिकन साम्राज्यवादी आर्थिक विचारों के आधार पर, लिबरल इकोनॉमी के आधार पर उन्होंने अपनी एक विचारधारा रखी थी और अमेरिका में आज हम देखते हैं कि वो भी हमारी सभी समस्याओं को सुलझा नहीं सकता। इस बात पर भी लोग अब स्थिति में है कि इसका नया विकल्प अब क्या होगा। तो नेचुरली मैं ये मानता हूं कि जो गरीब, शोषित, पीड़ित व्यक्ति है वही जनता जिसको राम राज्य की व्याख्या हमारे महात्मा गांधी जी ने की थी, वही सुशासन और डेवलपमेंट की संकल्पना है। और जो शोषित पीड़ित व्यक्ति है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसको केंद्र बिंदु मानकर राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना, यही हमारा उद्देश्य है। सोशल, सामाजिक समता, सोशो इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, ये उसी समय आएगी जब पॉलिटिक्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म समझकर काम किया जाएगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आज ये सब करते समय हमें भविष्य का जो कुछ हमें प्लान है वो उसके बारे में सोचना होगा। पहली बात तो ये है कि ये जो प्लान है इसके कुछ प्रमुख मुद्दों पर मैं कम समय में बोल पाऊंगा। और उसमें हमारी एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, एक है कृषि और ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा है उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र में अगर वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, चार बातें अगर होगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जहाँ आएगी वहाँ रोजगार निर्माण होगा और जहाँ रोजगार निर्माण होगा वहाँ प्रगति होगी, विकास होगा। गुड़गांव में जाके कैसी स्थिति दिखती है आपको, नोएडा में जाके कैसी दिखती है, मुंबई में जाके कैसी दिखती है, पूना में जाके कैसी दिखती है, और फिर कोई और ऐसे गांव में नाम नहीं लेता मैं, आप जाइए वहाँ की स्थिति कैसी है। तो जब इंडस्ट्री खुल जाती है तो रोजगार निर्माण होता है। तो पहली बात तो देश के विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रोजगार। गांधी जी कहते थे और हम कहते थे, नेहरू जी कहते थे, वी वांट टू मेक मैक्सिमम प्रोडक्शन। हमको उत्पादन बढ़ाना चाहिए देश में। पर गांधी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस। ज्यादा से ज्यादा लोगों से ज्यादा उत्पादन होगा तब रोजगार निर्माण होगा। और इसलिए रोजगार निर्माण करने वाली अर्थव्यवस्था को निर्माण करना बहुत ही आवश्यक है और इसलिए उद्योग आने चाहिए। पर उद्योगों में एक अलग अलग प्रकार के उद्योग हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, स्टील इंडस्ट्रीज है। अब एग्रीकल्चर जो है उसका जो बेस है, एग्रो बेस इंडस्ट्रीज का, वो भी अलग है। तो स्वाभाविक रूप से हमें देश का प्लान अब करते समय इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि जो हमारे एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है 120, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जहां पर कैपिटा इनकम कम है, जहां रोजगार की कमी है, जिनका जीडीपी ग्रोथ में बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, वहां हमको विकास की गति तेज बनानी होगी। उसके सिवा, वैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि इंडिया एंड भारत में तफावत हो रही है और ये दोनों तफावत को कम करके इसको एक करना होगा, तो गांवों का विकास करना होगा। और इसके लिए स्वाभाविक रूप से बहुत बार आपने सुना होगा, मैं अनेक दिनों से एक बात कहता हूं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमने बहुत बढ़ाया, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ।
आज गेहूं चावल हमारे पास सरप्लस है, गेहूं सरप्लस, चावल सरप्लस, मक्का सरप्लस। आज हमारे पास शुगर, हम दुनिया को दे सकते इतनी शुगर है। हम 340 लाख टन शुगर हमने पिछले साल उत्पादन किया और 80 लाख टन हमारे पास स्टॉक में था और हमारी जरूरत 280 लाख टन की है केवल। हमारे यहाँ चावल, हमारे गोडाउन भरे हुए हैं। यूक्रेन की वॉर के बाद हम बड़े प्रमाण पर गेहूं और चावल को एक्सपोर्ट कर सके। हम चावल के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। पर हमें यह सोचना होगा कि एग्रीकल्चर में हमको क्रॉप पैटर्न को ग्लोबल परिस्थिति के अनुसार बदलना होगा। हमारे यहाँ तेल बिया का शॉर्टेज है। हम 1 लाख करोड़ रुपए केवल एडिबल ऑयल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। पामोलिन ऑयल आता है, सोयाबीन ऑयल आता है, सूर्यफूल का ऑयल आता है। और अभी कल भी हमारे प्लानिंग कमीशन की मीटिंग हुई तो प्राथमिकता हमने इसको दी कि हमारे देश में तेल बिया का उत्पादन कैसे बढ़े, दाल बिया का उत्पादन कैसे बढ़े और ये जो इम्बैलेंस पैदा हुआ है इसको कैसे दूर करें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए मैं 2004 से काम कर रहा हूं और वो जो बात है अब उसको काफी मान्यता मिली है और वो मान्यता ये है कि हमारा किसान अन्नदाता तो साबित हुआ ही है, पर मैं कहता हूं अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने। और जो भविष्य में पहली नीड है कि किसान ऊर्जादाता अगर बनाना है तो हमारे देश में 16 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट बिल है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, पेट्रोल, डीजल, गैस का। और आज मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं तो मेरे पास ही अभी ऑटोमोबाइल और बाकी सब बातें हैं, तो मैं अधिकृत रूप से ये कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की तस्वीर में ये जो 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है इसमें 10 लाख करोड़ अगर किसानों के पास जाएंगे तो इस देश का किसान का पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, इंडस्ट्रीज गाँव में इतनी बनेगी कि गांव गरीब, मजदूर और किसान समृद्ध और संपन्न बनेंगे। अब 2004 में हम शुगर फैक्ट्री में मोलाइसिस आता है 4%, सी मोलाइसिस कहते हैं, उससे इथेनॉल बनाते थे। इथेनॉल अल्कोहल है और वो 95.5 डिग्री का प्यूरिटी का अल्कोहल है। फिर हमने बीएबी मोलाइसिस को मान्यता दी जो शुगर 3% कम करके 7% शुगर बीएबी मोलाइसिस में जाती है, उससे इथेनॉल बनना शुरू हुआ। फिर शुगर कैन जूस से इथेनॉल बनना शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में चाहे पश्चिमी होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा, पूरा गन्ना है। उत्तर प्रदेश की रूरल इकोनॉमी गन्ने पर डिपेंड है। कुशीनगर की आप बात कर रहे हैं, उधर भी गन्ना ही है और इसलिए गन्ना उत्पादक किसान इथेनॉल बना सकता है। और इसलिए अभी इथेनॉल हमने पेट्रोल में हम अभी 10% डाल रहे हैं। ये कम से कम 20% डालने का निर्णय, पर इथेनॉल ही उपलब्ध नहीं है। मैं जब भी बिहार जाता हूं, बीजेपी का अध्यक्ष था, तब से मैं बोलता हूं, पर हमारे देश की एक समस्या है कि आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज को कोई जल्दी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता और ये स्वाभाविक है। मैं एक दिन खाना खा रहा था, मेरी पत्नी ने मुझे पूछा कि आप बोलते हो, मैंने सुना है कि आप पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन पे गाड़ी चलेगी, तो आपकी बातों पर तो मेरा ही विश्वास नहीं है, तो लोगों का कैसे बैठेगा। तो मैंने तुरंत टोयोटा इंडिया के चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर को फोन किया और मैंने कहा कि ये गाड़ी हाइड्रोजन पे चलने वाली मुझे चाहिए। मैंने बोला वो मैं सब कानून फर्म सब में बराबर करूँ, मुझे गाड़ी पे चाहिए उसकी, और उसका नाम है, क्या नाम है उसका, मिराई। मिराई में, जापानी में मिराई नाम है, हिंदी में उसका नाम है भविष्य। और वो गाड़ी जो है वो मैंने लाई है, मेरे पास है अभी, और वो हाइड्रोजन पे चलती है। हाइड्रोजन 3 प्रकार का है। एक है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन जो पानी से हाइड्रोजन निकलता है, जो बायोमास से निकलता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट और कचरे से निकलता है, जो वेस्ट से निकलता है, ऑर्गेनिक वेस्ट से, उसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन जो होता है वो पेट्रोलियम से निकलता है और ब्लैक हाइड्रोजन कोयले से निकलता है। और हाइड्रोजन इज अ फ्यूल फॉर द फ्यूचर। हवाई जहाज चलेंगे, रेलवे चलेगी, गाड़ी चलेगी, ट्रक चलेगी, बस चलेगी, ट्रैक्टर चलेगी,
और मेरा सपना है कि $1 पर केजी हाइड्रोजन आना चाहिए। तो $1 यानी 80 रुपए पकड़ लो, तो उसमें 450 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, 80 रुपए में 450 ग्रीन फ्यूल। अब हाइड्रोजन बनाना इतना आसान है कि आप में से बहुत से लोग साइंस के विद्यार्थी होंगे। अपने गांव में मेरी कल्पना है कि किसान एक गोडाउन बना ले बड़ा, फ्रूट वेजिटेबल के लिए स्टोरेज चाहिए, कोल्ड स्टोरेज, प्री कूलिंग प्लांट, अनाज रखने के लिए चाहिए, ऊपर सोलर लगाए। तो 70% पावर ग्रीन हाइड्रोजन में पावर है, और वो जो पावर आएगी उसके ऊपर मैं तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर परिषद में कह रहा हूं, मैंने एक 7 साल पहले यशस्वी प्रयोग किया। मेरे शहर में, मैं नागपुर से हूं, टॉयलेट का जो पानी होता है, गंदा पानी, सीवेज वाटर, वो शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार को हम बेच रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं हमको कितने पैसे मिल रहे साल के? टॉयलेट का पानी बेचकर हमको 325 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं। तो वो पावर के लिए उपयोग में लाते हैं। अब वही पानी मैं कहा म्यूनिसिपल पार्टी और नगर परिषद में पानी शुद्ध कर ले, और सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए रूफ लगेगा, गोडाउन ऊपर में रूफ टॉप सोलर लगा दीजिए। सोलर की पावर से 1 करोड़ 1.25 करोड़ का इलेक्ट्रोलाइजर मिलता है। अभी मैंने लॉन्च की फैक्ट्री बंगलोर से, भी 90% प्रोडक्शन अमेरिका जा रहा है, और वही इलेक्ट्रोलाइजर पानी में डाल दो तो उससे सोलर को यूज करके ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। और ये जो मक्के से, ब्रोकन राइस से, बायोमास से ये जो इथेनॉल बनता है, ग्रीन फ्यूल जो किसानों का है, उसका जनरेटर सेट होगा। आज ही मुझे मेरे घर पर किर्लोस्कर कंपनी को पीछे लगकर मैंने जनरेटर सेट इथेनॉल का लाया है। और कल मुझे डॉक्टर सारस्वत, जो हम लोग मिथेनॉल जो कोयले से बनता है, जो डीजल का अल्टरनेटिव है, कल ही उन्होंने मुझे कहा अशोक लेलैंड अब ट्रक बसेस बना रही है और मिथेनॉल का जनरेटर किर्लोस्कर ने बना दिया है। तो ये तो 22 रुपए लीटर है मिथेनॉल, और डीजल कितना है? 110 रुपए। हमारे देश में कोयला ही कोयला पड़ा हुआ है। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन, ये हमारे देश में हो सकता है। हमको सब में प्रयास करना चाहिए ताकि पेट्रोल डीजल देश में जरूरत ही नहीं, क्यों हम इंपोर्ट करें, क्यों हम प्रदूषण करें। और इसलिए ये ग्रीन हाइड्रोजन है, ये तैयार करते समय जो जनरेटर सेट लगता है 500 बार पर करने के लिए, वो हम लोग इथेनॉल के जनरेटर पे चलाए, जो 65 रुपए 60 रुपए लीटर है। वो डीजल का जनरेटर 110 रुपए डीजल लगेगा, और बस उसको भर के अपना किसान ही अपने खेत के बाहर एक पंप डाल दे और वहां ट्रक और बसेस आए, भर दे ग्रीन हाइड्रोजन, चला, खत्म हो गया। किसान इधर गेहूं चावल भी करेगा, उधर हाइड्रोजन भी बेचेगा। तो इकोनॉमी में किसान ही इतना धनवान बन जाएगा कि उसका जैसे इसराइल में है एयर कंडीशन बंगला, मर्सिडीज गाड़ी लेकर वो अपने गांव और खेत में रहेगा, तो क्यों दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आएगा जब उसके पास पैसा आएगा। ये जो 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, इसके 10 लाख करोड़ किसानों में जाएंगे। गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी। कौन से इथेनॉल बनेगा? ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनेगा, फूड ग्रेन से इथेनॉल बनेगा। अभी इतना ही नहीं तो हमने आसाम में बांबू से इथेनॉल बनाया। अभी एक भीमा बांबू है कर्नाटक में, 200 टन एकड़ होता है 2 साल के बाद। और बिहार में लगाइए आप, कोई स्प्रे नहीं, कोई खाद नहीं, कुछ नहीं, ऐसा बांबू होता है। बांबू का अचार बनता है, बांबू के कपड़े बनते हैं, बांबू से फर्नीचर बनता है, बांबू से प्लाईवुड बनता है, बांबू से इथेनॉल बनता है। अब ये पानीपत या सोनीपत में इंडियन ऑयल ने फैक्ट्री डाली। ये जलाते, दिल्ली में चिल्लाते परली के कारण पोल्यूशन होता है, जो जलाते राइस स्ट्रॉ परली, तो परली से 1 लाख लीटर पर डे इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बन रहा है डाबर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे देश में 75 लाख टन बिटुमिन लगता है। 50 लाख टन देश का है, वो भी बाहर से आए हुए क्रूड का होता है, और 25 लाख टन इंपोर्ट होता है। हमारे देश के किसान अगर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके बायोमास तैयार करेंगे और बायो बिटुमिन बनेगा, तो हमारे बिटुमिन पे वो कोई फर्क नहीं, सेम बिटुमिन है। ये जो टेक्नोलॉजी है वो गांवों तक पहुंचाना है। अब इथेनॉल आ गया, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने फ्लेक्स इंजन लाया। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा, आपको मालूम है टोयोटा कंपनी की कैमरी नाम की गाड़ी थी। वो गाड़ी में पेट्रोल डालने के बाद वो
इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती थी तो 40% बिजली पर और 60% पेट्रोल पे चलती थी। अब टोयोटो अगले महीने में उनके सब मॉडल ला रही फ्लेक्स इंजन पर, सुजुकी ला रही, मर्सिडीज ला रही, हुंडई ला रही, सब लोग ला रहे। उसका मतलब यह है कि पेट्रोल के बजाय वहां 100% बायो इथेनॉल डालो। अब इथेनॉल का रेट है 60 रुपए और पेट्रोल का 120 रुपए, और बीच में इथेनॉल का कैलोरिक वैल्यू कम थी। तो एक दिन मुझे जानकारी मिली कि रशिया में इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर हुई है। तो मैंने रशियन साइंटिस्ट को इंडिया बुलाया, प्रेजेंटेशन हुआ, मुझे लगा कि ये ठीक है। मैंने पूरी हमारे पेट्रोलियम मंत्री जो है उनको, इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और फरीदाबाद में इंडियन ऑयल रिसर्च लेबोरेटरी के डायरेक्टर राम कुमार जी को बुलाया और प्रेजेंटेशन दिया। सब होने के बाद जाते समय मुझे कहा कि दिस इज ए वेरी फैंटास्टिक आइडिया बहुत सुंदर है, ये होगा तो चमत्कार होगा, 20,000 करोड़ साल का फायदा होगा देश का, इतना अच्छा बड़ा काम है। क्योंकि कैलोरी उतना, जितना एवरेज पेट्रोल का उतना इथेनॉल का। पर बोले वी फील दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट। मुझे विश्वास नहीं बैठ रहा। बोले देखो गाजर की पुंगी है, प्रयोग कर लो, सिद्ध हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो गाजर की पुंगी खा लो और खत्म कर दो विषय को। और आपको ताज्जुब होगा, 3 महीने के बाद उन्होंने रिपोर्ट दिया कि यह सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है, भारत सरकार उसको एक्सेप्ट कर रही है, जिससे इथेनॉल का एवरेज और पेट्रोल का एवरेज सम होगा। अब बजाज, टीवीएस और हीरो ने, अब उन्होंने ऑटो रिक्शा और स्कूटर और मोटरसाइकिल भी इथेनॉल की बनाई। पूरे बिहार में इथेनॉल के पंप डाल दो देश में, और पूरी एक गाड़ी आएगी, 100% पेट्रोल के जगह इथेनॉल वापरो। आपकी स्कूटर, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी ऑटो रिक्शा, पेट्रोल का भाव 120 रुपए लीटर, इसका 60 रुपए लीटर। पेट्रोल से बेटर फ्यूल और पोल्यूशन मुक्त, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, स्वदेशी। तो मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी के कारण काफी बदल होगा। तो जैसे मैंने एक सेक्टर की बात की, आज हमारे पास कोयला है पर कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास कॉपर है पर हम कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास एल्यूमिनियम है पर एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास यूरेनियम है पर यूरेनियम इंपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि कोई देश में काम ही नहीं करने देता। रोड बनाओ बोलते आप, बहुत अच्छा है, बनने भी चाहिए, पर रोड बनाओ करके कोई नहीं आता। काम बंद करो, स्टे लगाओ, पेड़ मत काटो तो जाओ कोर्ट में जाओ, कोर्ट का स्टे, सबका स्टे, जैसे कोई पाप कर रहे हैं। जो आता वो रोकने के लिए आता है। द इन्वायरमेंट इन आवर कंट्री इज नॉट प्रो एंड पॉजिटिव फॉर द डेवलपमेंट। इसका मतलब इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। मैं अभी NHI में 5 करोड़ पेड़ लगा रहा हूँ। अभी काफी पेड़ों को 1 लाख पेड़ अभी ट्रांसप्लांट किए। ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है ये गुड़गांव के पास, तो उसको हमने 12,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए। अभी वो पालकी मार्ग बना रहे, सब जगह ट्रांसप्लांट किए। अभी बद्रीनाथ केदारनाथ में 4 धाम है, वहां भी मैंने कहा नहीं पेड़ नहीं काटना, मैं भी हूं। अभी हमने 80 रुपए का एक पेड़ 3 मीटर हाइट का और 75 लाख पेड़ खरीदी की है राजमुंद्री से, आंध्र प्रदेश से। और हम लोग पूरे रोड को ग्रीन कर रहे हैं और मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। मैं बिल्कुल उसके बारे में संवेदनशील हूं। तो निश्चित रूप से हमें इकोनॉमी भी चाहिए और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट भी चाहिए, दोनों के बीच में समन्वय करना पड़ेगा। तो आज स्वाभाविक रूप से हमें प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन में कम करना चाहिए। अभी हमारी ट्रांसपोर्ट की अगले महीने सब मंत्रियों की मीटिंग है। मैंने 2 सुझाव देने वाला हूँ। एक कि गाड़ी का हॉर्न जो होता है इतना साउंड पोल्यूशन करता है, बांसुरी बजे, माउथ ऑर्गन बजे, कोई मंजूर स्वर आए जगाने के लिए, तो मैंने कहा ये साउंड, उसको कान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मैं गंगा में था बिहार में, मैंने पटना को 5-6 हजार करोड़ दिए। कितने प्रोजेक्ट दिए मैंने पूरे गंगा को शुद्ध करने के लिए 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए। काली नदी, वो मुझे नाम मालूम नहीं, ज्यादा उत्तर भारत में कम घुमाऊं। कानपुर में एक फाफामऊ नाला है, वो नाले में भी देखा मैं सब काला पानी ऐसा बड़े, इसमें पूरा गंगा में जा रहा था। हमने सब गंगा में पहली बार पिछले साल जब कुंभ हुआ तो सभी साधु सन्यासियों ने मोदी जी को और मुझे आशीर्वाद दिया कि पहली बार लोग गंगा का पानी पी रहे थे। तो मेरा आपको यही सुझाव है कि पानी हमारी दूसरी समस्या है, प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और
साउंड पोल्यूशन से देश को मुक्ति देना, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में सवाल ही नहीं। जैसे मैंने कहा, ये तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पानी है। और मैं अभी अचानक जब उठ रहा था तो मैं परसों मेरे घर पर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री आए थे, तो मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था। तो मैंने 48 रिवर्स का नदी जोड़ प्रकल्प तैयार किया। वो काफ़ी दिनों में चर्चा हो रही थी, मैंने उसको पूरा एक जगह लाया और 18 DPR बनाए। और उसमें एक उसका पार्टने पर एक इम्पॉर्टेंट है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश में का बाढ़ में हजारों करोड़ का नुकसान होता है। इसका कारण ऐसा है कि नेपाल से नदियां निकलती है, तो एक पंचेश्वर धरण है, और वो जो धरण है वो अगर बना है डैम, तो वहाँ 6000 मेगावाट बिजली तैयार होती है। तो मैंने उनको समझाया कि आपको 2500 मेगावाट लगती है, अभी ऑलरेडी आपके पास है, हम आपको ये धरण बनाकर, आप कुछ मत करिए, सब खर्चा भारत सरकार करेगी, हम पैसा लाएंगे। आप एक बार ये प्रपोजल वाटर रिसोर्स मंत्री करके मैंने उस समय लिया था। आप बिजली जो है, बाकी बिजली हम बेचेंगे, और ये बहुत खर्चा है, इसको 40 हजार करोड़ रुपए लगते हैं। तो यहाँ अगर बन जाएगा तो नेचुरली गंडक से लेकर गंगा से लेकर सब नदियों में बाढ़ वो एकदम कंट्रोल हो जाएगा। और वो अगर कंट्रोल हो गया तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में नुकसान नहीं होगा। तो अभी एक कल्पना है, जैसे हमारे पास पावर ग्रिड है, हमारे पास रोड का NHAI का ग्रिड है। अभी हम लोग ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, नए हाईवे बना रहे हैं। अभी दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 7-8 घंटे लगते हैं, हम 2 घंटे में लेके जाएंगे 4 महीने के बाद। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, और श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। मैं पटना का भी बना रहा हूँ, पटना का भी है, बात हुई है, उसके ऊपर भी काम शुरू हुआ है। हम 26 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, ऐसे रोड ऐसे ऐसे घूम के सीधे बना रहे हैं, तो नेचुरल रोड डिस्टेंस कम होगा। तो मेरा आपको यही कहना है, जैसे वाटर ग्रिड हमारे पास नहीं है, पावर ग्रिड है, रोड ग्रिड है, पर वाटर ग्रिड नहीं है। बिहार में बरसात आती है, बहुत बरसात आती है, तो वहाँ बाढ़ आता है, तो यूपी में सूखा पड़ता है। यूपी में पानी आता है तो बिहार में सूखा पड़ता है। दोनों में पानी आता है तो राजस्थान पानी पानी करता है। तो हमने ये कहा कि क्या इज इट पॉसिबल, ये बहुत बड़ा प्लान है, इसके ऊपर अलग एक कार्यक्रम रखिए आप। एक रीजन का पानी, एक बेसिन का पानी दूसरे बेसिन में ले जाना। अभी केन बेतवा आई, अब एक कितना बड़ा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश बहुत ही सूखाग्रस्त है, एक इससे बुंदेलखंड हरा हो जाएगा। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि पानी में बहुत काम करने की जरूरत है। जहां इरिगेशन है, आप भाग्यवान है, बिहार में आपको, हमारे यहाँ 450-500 फीट पानी नहीं लगता। तो हम क्या कर रहे हैं, नदी नालों का डिपनिंग कर रहे हैं, और मिट्टी निकालते हैं और पानी कंजर्वेशन करते हैं। तो हमने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और अभी मैं कोई इतना विद्वान नहीं हूँ, तो मुझे 2 डिलीट मिली, और दोनों डिलीट जो मिली है वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, एक पंजाबराव कृषि विद्यापीठ अकोला, और दूसरा शिरडी के पास महाराष्ट्र में गवर्नमेंट के विद्यापीठ है, मान्य शासन बड़े राहुरी, महात्मा फुले एग्रीकल्चर, दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एग्रीकल्चर साइंस के लिए मुझे डिलीट दी, क्योंकि एग्रीकल्चर मेरी पैशन है, मैं उसी में काम करता हूँ। तो अब ये ड्रोन्स आ गए। अब आपको बता दो, इतनी सिंपल बात है कि हमने नैनो यूरिया बनाया, नैनो मिश्र खत बनाए। अब यूरिया जब 1 एकड़ गन्ने में लगता है तो 4 बोरे लगता है, तो फेंकते हैं, तो 75% वेस्ट होता है और 25% प्लांट को जाता है। अब नैनो यूरिया एक बोरा जो 50 किलो का, उसके ऊपर एक 500 ml की बोतल आप बिहार में शुरू करिए। अब वो जो ड्रोन से स्प्रेइंग करेंगे तो 75% प्लांट को जाएगा और 25% वेस्ट होगा। तो 4 के बजाय 2 ही बोरे लगेंगे, 2 ही बॉटल लगेगी। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। मिश्र खत भी आए, ऑर्गेनिक खेती के लिए भी जो दवाई ऐसी मारी जाएगी। तो अब मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमें लोगों तक ले जानी है, और इसलिए आज स्वाभाविक रूप से ऐसे एक क्षेत्र है
कि जहां हमें इंपोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, रोजगार की निर्मित करनी है, रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, और पावर में अब हमको ग्रीन पावर में जाना है। हमारी जो पावर है वो केवल 40% अब सोलर से आती है। मैं नागपुर में मैंने एक हॉल बनाया, ऐसा इतना ही बड़ा हॉल है, 2500 लोग बैठते हैं, और ऊपर में पूरा सोलर लगा दिया, एयर कंडीशन हॉल है। तो 80 कार्यक्रम की बिजली नहीं लगती, फोकट में होते हैं, क्योंकि जो बिजली तैयार होती है उससे एयर कंडीशन और सब बिजली उसी से आती है। अब आने वाले समय में सब सोलर में काफ़ी हुआ है, तो हमको ये 60%, क्योंकि कार्बन न्यूट्रल बनना है, तो इसके लिए स्वाभाविक रूप से हमको सोलर पावर बढ़ानी है। जगह पड़ी है, रूफटॉप सोलर है, फैक्ट्री के ऊपर, घर के ऊपर सब लोग लगा रहे, अब पंप आ रहा है। और सोलर के साथ साथ हाइड्रो पावर को भी बढ़ाना होगा। न्यूक्लियर पावर के लिए भी अभी यूरेनियम हमारे यहाँ मिला है, थेरियम हमारे पास है। अभी जियोथर्मल पावर में हम लद्दाख लेह में काम कर रहे हैं। और पर्याय नहीं है, कुछ दिनों तक हमको पोल्यूशन की चिंता करते हुए, कम होते हुए कोल पे भी पावर तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट पावर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। और इसलिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड हमने कम्युनिकेशन में क्रांति हो गई, 5G आ रहा है। ये एक एक सब्जेक्ट जो है वही 1-1 घंटे का है। अब सब गांवों तक इंटरनेट जा रहा है, ये एक नई दुनिया है। तो आने वाले समय में इंटरनेट पर डिजिटल स्कूल चलेगी। ऐसे टीवी पर मैं दिख रहा हूँ, ऐसे स्कूल में होगा, और एक अच्छा टीचर भाषण देगा और 1000 बच्चे उसको देखेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे, वो जवाब देगा। ये आने वाला है। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इकोनॉमी को सुदृढ़ करते हैं, एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल, इसके बीच में जो हमारी विशेष रूप से अर्बन और रूरल में जो गैप है, इसको कम करके हमें एक समतोल विकास की तरफ जाना पड़ेगा। और वो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ देश को आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध संपन्न करना होगा, और देश को हमारी जो मैंने कहा इतिहास, विरासत, संस्कृति, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, जो संस्कार हमको मिले हैं, उसके आधार पर भारतीय नागरिक को सुसंस्कारित और सुशिक्षित करके, और ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान का उपयोग करके उसको सामर्थ्यवान बनाना होगा। आज आपको पता है कि पूरे दुनिया में हमारी चर्चा क्यों है? क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरे वर्ल्ड के सब देशों में हैं। मुझे जापान के प्रधानमंत्री ने एक बार पूछा, मिस्टर गडकरी कैन यू टेल मी? बोला क्या बात है सर? बोले ये जो आपके देश में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, इनके शरीर में इनके दिमाग में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या? इतने होशियार कैसे हैं? अवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सपोज टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि विज्ञान तंत्र विज्ञान को भी आगे डेवलप करना है, स्टार्टअप में हमें नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, और उधर इंपोर्ट को बचाना है, प्रदूषण को कम करना है, और स्वदेशी के आधार पर, स्वावलंबन के आधार पर लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को अबाधित रखते हुए हमें आगे हमारे देश की भविष्य की नीतियों के बारे में सोचकर काम करना होगा। मैं अक्सर आखिर में एक बात कहूँगा कि मैं बहुत बार कहता हूँ, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। हम आंखें दान कर सकते हैं पर जीवन दृष्टि दान नहीं कर सकते। द लैक ऑफ अप्रोप्रिएट विजन इज ए बिग प्रॉब्लम। तो पीपल लाइक यू, वी नीड टू फाइंड आउट द वे आउट्स कि कौन से क्षेत्र में क्या करना चाहिए, और उसके आधार पर भविष्य के देश की निर्मित अगर होगी तो निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर भारत तो बनेंगे ही, पर विश्व की नंबर 1 की सुपर इकोनॉमिक पावर बनेंगे। वो ताकत हमारे देश में है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन, और हम वी विल बी द रिच नेशन विथ ए रिच पॉपुलेशन। कठिन है पर असंभव नहीं है। इसके आधार पर और अनेक क्षेत्रों का विचार करके भविष्य की योजना बनानी पड़ेगी, और उससे ही हमारा सपना पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपकी बातें हमेशा स्वदेश प्रेम से जुड़ी होती हैं और हमें हमेशा आपसे प्रेरणा मिलती रहती है। आप ऐसे ही कार्य करते रहें, लंबे रास्तों को छोटा करते रहें। मैं विनम्र निवेदन कर दूंगा श्री नितिन गडकरी जी से कि कृपया वो जितने भी पुरस्कार पाने वाले लोग हैं उनको सम्मानित करें।
श्री नितिन गडकरी जी, प्रदीप जी और मंच पर आसीन सभी व्यक्ति। हमारे अगले सम्मानित अवार्डी हैं डॉक्टर A.K. बिसोई। एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में आप वरिष्ठ चिकित्सक के पद पर कार्यरत हैं। अपने 3 दशक के लंबे करियर में 32,000 ऑपरेशंस कर आपने लोगों को जीवन दान दिया है। हमारे अगले सम्मानित अवार्डी हैं श्री लक्ष्मी नारायण सोमानी, निदेशक इनलैंड ग्रुप। आपके पास 4 दशकों से ज्यादा का व्यावसायिक अनुभव है। आपके इस अभूतपूर्व योगदान के लिए आपको स्वदेश अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जा रहा है। हमारे अगले सम्मानित अवार्डी हैं श्री सुभाष कुमार, प्रमोटर श्री कंगन फूड पार्क। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप काम कर रहे हैं और कृषि से संबंधित कार्यों में अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। आपको आपके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए स्वदेश अवार्ड से नवाजा जा रहा है। हमारे अगले सम्मानित अवार्डी हैं श्री सुमेश कुमार चौधरी। आप जागो गांव संस्था से जुड़े हैं और इसके एमडी हैं। जागो गांव का मानना है कि भारत की आत्मा आज भी गांव में बसती है। इसलिए जागो गांव संस्था का लक्ष्य गांव-गांव जाकर लोगों की उम्मीदों को साकार करने का है। हमारे अगले सम्मानित अवार्डी हैं श्री उपेंद्र प्रताप सिंह। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार में आप क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त के पद पर नियुक्त हैं। आपको नेतृत्व में ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में कोरोना महामारी के दौरान कई महत्वपूर्ण पहल के लिए जाना जाता है। आपको आपके इस अभूतपूर्व योगदान के लिए स्वदेश अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जा रहा है। हमारे अगले सम्मानित अवार्डी हैं श्री संजय चतरथ। आप इंडिया इनक्यू स्पेस सॉल्यूशन संस्था में मैनेजिंग पार्टनर हैं। आपको एक दूरदर्शी उद्यमी और रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है। हमारे अगले सम्मानित अवार्डी हैं श्रीमती प्राचील धबल देव। आप बेकरी एवं केक निर्माण के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रही हैं। आप पुणे की रहने वाली हैं और केक निर्माण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी हैं। इन्होंने सबसे रचनात्मक अंदाज में केक और कुकीज बनाकर अपनी कला के साथ न्याय किया है। पुरस्कार की ये परंपरा सदैव हौसला बढ़ाती है और इसके जरिए हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो काम हम निष्पक्ष होकर निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो देश के काम आ रहा है। और आपके इन प्रयासों के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा सभी अवार्डीज़ को ताकि एक फ़ोटो सेशन हो जाए। कृपया सभी लोग मंच पर आ जाएं। इस पल की ये तस्वीरें आपके लिए हमेशा के लिए यादगार बनेंगी। स्वदेश कॉन्क्लेव अवार्ड 2022। हमारे बीच मौजूद हैं माननीय मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी जी। स्वदेश सम्मान से आप सभी सम्मानित हैं और अपने अपने क्षेत्रों में राष्ट्र के निर्माण में अभूतपूर्व सहयोग, अभूतपूर्व योगदान आप सभी ने दिया है। और यह अद्भुत पल इसका गवाह बना विज्ञान भवन, जहां पर आकाशगंगा के ये सितारे अपनी चमक लगातार देश के निर्माण में बिखेर रहे हैं। और इन अद्भुत पलों का उपस्थित सभागार में सभी अन्य गणमान्य लोगों ने भी आनंद लिया और ये पल यूं ही हमारे साथ बना रहे, इसकी
तस्वीर को हम यूं ही सजो लें अपनी आंखों में, अपनी नज़रों में, ताकि जब हम पलट कर वापस देखें तो एक बार फिर वही लम्हे ताज़ा हो जाएं, वही लोग, वही परिवार के लोग, उनकी भावनाएं एक बार फिर से हमारे जहन में